बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम लेक्चर 3 और लेक्चर 4 के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे उनको यूजिंग प्रॉब्लम्स समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने लेक्चर 3 और लेक्चर 4 के अंदर जो डिफरेंट ट्रांसमिशन लाइंस की कॉन्फ़िगरेशंस होती है उनकी जो इंडक्टेंस के रिलेशंस डिराइव किए थे वो क्या थे। सबसे पहले हमने देखा कि अगर हमारे पास एक सिंगल फेज़ लाइन दी होगी तो सिंगल फेज़ लाइन का मतलब होगा कि हमारे पास एक लाइव वायर होगी या एक फेज़ का कंडक्टर होगा और एक न्यूट्रल का कंडक्टर होगा और दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो डी होगा। तो अगर हमें इनमें से किसी एक कंडक्टर की अगर हम अज्यूम करें कि दोनों सॉलिड कंडक्टर्स हैं और कोई स्ट्रैंड्स वगैरह इनमें नहीं हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हमें इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन के लिए अगर एक कंडक्टर की इंडक्टेंस निकालनी पड़ जाए तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर जो आर डैश है ये ज्योमेट्रिक मीन रेडियस है और हमारे पास जो आर डैश होता है ये आर इंटू ई रेज टू पावर -1/4 के बराबर होता है, जबकि आर जो होता है ये एक्चुअल रेडियस होता है किसी भी कंडक्टर का। दूसरे जो टॉपिक हमने देखा था उसमें हमने देखा था कि हमारे पास अगर 3 फेज़ लाइन हो और इस केस के अंदर हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारे पास 3 फेज़ लाइन है ये हर फेज़ के लिए एक एक कंडक्टर है, मल्टीपल कंडक्टर्स नहीं हैं। यानी और जो एक कंडक्टर इस्तेमाल हो रहा है वो भी स्ट्रैंडेड नहीं है बल्कि सॉलिड कंडक्टर है। और फिर हमने ये भी देखा कि अगर हमारे पास कंडक्टर सॉलिड भी है तो जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो सिमेट्रिक भी हो सकती है और एसिमेट्रिकल भी हो सकती है। तो अगर हमारे पास सिमेट्रिकल स्पेसिंग वाली कॉन्फ़िगरेशन है तो उसमें हमने देखा कि जो तीनों फेजेस होंगे उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो एक जितना होगा। अब हमने जो फार्मूला इंडक्टेंस का पहले केस के अंदर देखा था एक्चुअल में वही हम दूसरे में देख रहे हैं, लेकिन अब फ़र्क यहाँ पे ये आएगा जो यहाँ पे ऊपर डी आ रहा होगा, क्योंकि अच्छा यहाँ पे ये मैं क्लियर करता चलूँ कि ये इंडक्टेंस पर फेज है, तो यानी आप एक फेज की इंडक्टेंस निकाल रहे हो। तो जो ये डी होगा ये आपके पास क्या होगा, उस फेज का बाकी फेजेस के साथ जो फासला बनता है, क्योंकि हमारे पास दोनों के साथ एक्चुअल में डी आ रहा है डिस्टेंस, तो यहाँ पे हमारे पास डी स्केयर और अंडर रूट आ रहा था, तो स्केयर और अंडर रूट कैंसिल होकर सिर्फ हमारे पास क्या रह जाता है, डी रह जाता है। और आर डैश हम देख चुके हैं कि जिस कंडक्टर की हम इंडक्टेंस कैलकुलेट कर रहे होंगे उसका जी एम आर होगा। सो क्योंकि हमारे पास हमने देखा कि जो हमारे पास सिमेट्रिक स्पेसिंग होती है उसके अंदर तीनों फेजेस के जो कंडक्टर्स होती है उनकी इंडक्टेंस सेम होती है, इसका मतलब है यही रिलेशन आप ए बी सी तीनों फेजेस के लिए इस्तेमाल करोगे और हमारे पास सेम आंसर आएगा। जब हमारे पास फेज के कंडक्टर्स के दरमियान स्पेसिंग सिमेट्रिकल नहीं होगी बल्कि एसिमेट्रिकल होगी, और तो हमने देखा कि एसिमेट्रिकल स्पेसिंग से जो मसला आता है वो ये होता है कि तीनों फेजेस के जो अंदर इंडक्टेंस होती है वो डिफरेंट होती है, और इंडक्टेंस डिफरेंट होने का मतलब ये है कि जो रिएक्टेंस होगी तीनों लाइनों की वो भी डिफरेंट होगी, और लाइन के अंदर जो ड्रॉप हो रहा होगा वो भी तीनों फेजेस के केस में डिफरेंट होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जो तीनों फेजेस की रिसीविंग एंड पे वोल्टेज आ रही होगी वो भी डिफरेंट आ रही होगी। सो फिर हमारा जो एनालिसिस होता है ना, जो हम पर फेज करके कर रहे होते हैं वो अप्लाई नहीं होगा, फिर हमें हर फेज के लिए अलग अलग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इस मसले को सॉल्व करने के लिए हम लाइंस को क्या कर देते थे, ट्रांसपोज कर देते थे। तो जब आप लाइंस को ट्रांसपोज करते हो तो तकरीबन हर जो होता है कंडक्टर वो एक एवरेज सेम डिस्टेंस कवर कर रहा होता है दूसरे सॉरी एवरेज सेम डिस्टेंस होता है उसका दूसरे फेज से। तो इसका मतलब जो इंडक्टेंस एट द एंड निकलती है वो कुछ इस तरह निकलती है। अब यहाँ पे आर डैश जो है ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन रेडियस ही है, यानी आपने जिस फेज के भी रेलेवेंट आपने इंडक्टेंस निकालनी होगी उसका जीएमआर आएगा। जीएमडी यहाँ पे ये मतलब है क्योंकि आपने तीनों फेजेस को ट्रांसपोज किया है, इसका मतलब है इस जीएमडी के अंदर, और क्योंकि स्पेसिंग भी डिफरेंट है, अगर स्पेसिंग सेम होती तो जिस तरह इस केस में हमने देखा था, तो स्पेसिंग सेम होने का मतलब यहाँ क्या था कि आपके पास अगर हम ए फेज ए के लिए हम देख रहे हैं, ये हमारा ए फेज है,
ये बी है, ये सी है। अगर हम ए फेज के लिहाज से इंडक्टेंस निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास डी ए बी और डी ए सी आना था, और क्योंकि हमारे इस केस में डी ए बी और डी ए सी दोनों सेम थे, तो जब आप यहाँ पे स्क्वायर हो जाना था और साथ ही अंडर रूट हम लेते हैं तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाता था। यहाँ पे अब हमारे पास क्या होगा कि जितने हमने जीएमडी के अंदर टर्म्स डिस्टेंस की लिखनी है उतना ही हमारे पास रूट आएगा। तो इस केस में हमारा जो, क्योंकि स्पेसिंग जो है वो सिमेट्रिक नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी सारी स्पेसिंग आएंगी, यानी D12, D13, D23 ये जब हमारे पास आएंगी तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन रेडियस आएगा, और रूट हमने उतना ही लेना जितने हम यहाँ पे डिस्टेंसेस लिख रहे हैं। सो उसके बाद हमने जो चौथा केस देखा था उसमें हमने देखा था कंपोजिट कंडक्टर्स। कंपोजिट कंडक्टर्स में दो तरह के कंडक्टर्स आते हैं। एक ऐसी कैटेगरी आती है जिसके अंदर स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स आते हैं, यानी एक कंडक्टर के को हमने बनाया है मल्टीपल कंडक्टर्स को आपस में जोड़ के और ट्विस्ट करके या स्पिरल फॉर्म में जोड़ के बनाया हुआ, तो वो एक्चुअल में एक ही कंडक्टर होता है लेकिन उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रैंड्स होते हैं। दूसरी कैटेगरी इसके अंदर होती है बंडल्ड कंडक्टर्स की। बंडल्ड कंडक्टर्स ये होते हैं कि आप एक फेज के लिए मल्टीपल कंडक्टर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो कंडक्टर्स ऐसे फिजिकली एक दूसरे से जुड़े नहीं होते, लेकिन वो कंडक्टर्स एक ही फेज का करंट कैरी कर रहे होते हैं। सो जो पहला हमने केस कंपोजिट कंडक्टर्स के अंदर देखा था, हमने देखा था कि हम अगर सिंगल फेज लाइंस कंसिडर करें, यानी एक हमारे पास लाइव कंडक्टर होगा और एक न्यूट्रल कंडक्टर होगा, लेकिन जो लाइव है कंडक्टर और न्यूट्रल कंडक्टर, अब उनके अंदर सब कंडक्टर्स भी मौजूद हैं। तो उस केस में भी जो हमारा इंडक्टेंस का रिलेशन निकला था वो पहले की तरह ही निकला था, लेकिन जो जीएमडी और डीएस है या जीएमआर है, इनमें अब फर्क आ जाएगा। इस तरह के केस में हमने देखा था कि जीएमडी का मतलब ये था कि अगर हमारे पास एक फेज का कंडक्टर है तो उसके जितने भी सब कंडक्टर्स हैं उनका न्यूट्रल के सब कंडक्टर्स के साथ जो डिस्टेंस बनता है वो था, और रूट हमने लेना था जितने भी फेज और न्यूट्रल के कंडक्टर्स हैं दोनों की मल्टीप्लिकेशन थी, यानी एम एन था। एम का मतलब यहाँ पे था कि हमारे पास अगर फेज कंडक्टर है तो उसके अंदर जितने स्ट्रैंड्स बनते हैं ये सब कंडक्टर्स हैं, और एन का मतलब ये था कि जो हमारा न्यूट्रल का कंडक्टर है उसके अंदर जो सब कंडक्टर्स या स्ट्रैंड्स बनते हैं उन दोनों का जो थी मल्टीप्लिकेशन थी। जबकि जो ज्योमेट्रिक मीन रेडियस था हमारे या सेल्फ जीएमआर था, उसमें ये था, हमने देखा था कि एक ही कंडक्टर के जो अपने सब कंडक्टर्स हैं उनका आपस में जो रिलेशन था। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक लाइव कंडक्टर है और उसके अंदर 5 सब कंडक्टर्स है, तो उन 5 सब कंडक्टर्स का जो आपस में डिस्टेंस बनता है उनकी मल्टीप्लिकेशन थी। तो हर एक सब कंडक्टर का दूसरे सब कंडक्टर्स के साथ हमने इस तरह करके रिलेशन निकाला था, और जो रूट हमने लेना था वो एन स्क्वायर था, यानी उस लाइव कंडक्टर के अंदर जितने भी सब कंडक्टर्स हैं, नंबर ऑफ सब कंडक्टर्स हैं, उनका स्क्वायर आना था। इससे अगले केस में हमने देखा कि अगर हमारे पास बंडल्ड कंडक्टर होते हैं तो यही रिलेशन इस्तेमाल होता है, ठीक है, लेकिन अब हमारा जो जीएमडी है वो नहीं चेंज होगा। हमने क्या करना होता है कि वही जो सब कंडक्टर्स हैं उनकी जगह से, अगर हमारे पास 3 सर्किट है तो अगर 3 फेज में हम पहले एक एक कंडक्टर इस्तेमाल कर रहे थे, अब हम हर फेज के लिए फॉर एग्जांपल 2 या 3 या 4 जितने भी हमने उनका बंडल बना दिया, यानी ए फेज है तो उसके लिए भी 4 कंडक्टर हैं, बी फेज उसके लिए भी 4 कंडक्टर हैं, सी फेज के लिए भी 4 कंडक्टर्स हैं। तो जो जी एम डी होगा बंडल कंडक्टर के केस में वो वैसे ही कैलकुलेट होगा जैसे इस केस में हो रहा है कि आपने एक बंडल का दूसरे बाकी बंडल से डिस्टेंस देखना है, लेकिन क्योंकि अब आपने एक फेज के लिए नंबर ऑफ कंडक्टर्स बढ़ा दिए हैं, इसका मतलब ये होगा कि जो आप सेल्फ जीएमआर निकालते हो वो डिफरेंट हो जाएगा एज कंपेयर टू अगर हमारे पास एक सिंगल कंडक्टर होता। तो इस केस में जो हमारा जी एम आर होगा या सेल्फ जी एम आर होगा वो किस तरह, कुछ इस तरह होगा कि अगर हमारे पास 2 कंडक्टर्स का बंडल है तो हम क्या करेंगे कि क्योंकि हमने दोनों कंडक्टर्स को इसमें शामिल करना है, तो अगर हम एक कंडक्टर का जी एम आर निकालेंगे तो वो हमारे पास कुछ बनेगा, सपोज करें डी एस, और इसका इससे फासला डी। इसी तरह अगर इसका निकालेंगे तो इसका भी जो इंटरनल बनेगा, यानी इसको अगर हम डी एस इंटरनल
कह लें, या जिसको हम आर डैश बोलते रहे पहले, उसको और आपने डी को मल्टीप्लाई करें, तो यानी दो मल्टीप्लाई एक ही जैसे हो रहे होंगे, तो यानी स्केयर की टर्म आ जाएगी, और स्केयर जो बाहर आएगा वो एन स्केयर आएगा, यानी इन दोनों जितने नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं उनका स्केयर आ जाएगा। तो ये आपके पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये कुछ अंडर रूट डी एस इंटू डी आ जाएगा। जब हमारे पास बंडल के अंदर 3 कंडक्टर्स मौजूद होंगे तो उसके हमने देखा कि आपने तीनों के लिए अलग अलग अगर आप GMR कैलकुलेट करें और उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कुछ ऐसा रिलेशन बन जाता है, और बाहर क्या होगा, √3 की टर्म आ जाएगी। ये फाइनल आंसर है। अगर आप 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे एक्चुअल में n स्केयर यानी 9 आना था, तो वो 3 और 9 जो है आपस में कैंसिल आउट होकर आखिर में 3 का आंसर हमें देना था। इस केस में हमने देखा कि जब हमारे पास बंडल के अंदर 4 कंडक्टर्स होंगे तो जो हम सेल्फ GMR या GMR निकालेंगे उसमें हम देखेंगे कि अगर सपोज करें एक कंडक्टर के लिए हम निकाल रहे हैं तो उसका बाकी दो से कंडक्टर से डिस्टेंस d बनता है, लेकिन जो उसका डायगोनल के अंदर जो डिस्टेंस बनेगा वो d स्केयर अंडर रूट 2d स्केयर अंडर रूट आ जाएगा। तो उसको सॉल्व कर के हमने लास्ट लेक्चर में मैंने इसको सॉल्व भी किया, तो तुम्हारे पास कुछ ऐसा रिलेशन आ जाएगा। लास्ट केस हमने ये देखा था कि हम ये सबसे कम्प्लेक्स केस था। इसके अंदर हमने क्या किया कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 फेस ट्रांसमिशन लाइन है, लेकिन अब आप एक पोल या एक टावर के ऊपर एक सर्किट नहीं बल्कि 2 सर्किट के जरिए पावर ट्रांसफर कर रहे हो। यानी अब हमारे पास जो कुछ लेट्स सपोज अगर हमारा एक टावर है तो उसके ऊपर कुछ इस तरह से करके सपोज करें ये लाइंस आ रही हैं, और एक और इसी के अंदर केस हो सकता है कि हो सकता है ये जो कंडक्टर्स हैं ये बंडल्ड हो, यानी यहाँ पे जो एक फेज सपोज करेंगे ए जा रहा है, बी जा रहा है, सी जा रहा है, और दूसरे फेज को इसके लिहाज से हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, यानी दोनों ट्रांसपोज हो रहे हैं डिफरेंट डिस्टेंस पे। लेकिन सपोज करें जब इधर ए बी सी है तो उधर इस साइड पे सर्किट में उस टाइम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे सी बी ए है, तो ये अगर हम A1 B1 C1 के हैं तो ये C2 B2 A2 हो जाएगा। तो इसके अंदर एक और केस हमने ये भी देखा था कि ये जो कंडक्टर्स हर फेज के जा रहे ये बंडल भी हो सकते थे, यानी यहाँ पे A1 के बेसिकली एक कंडक्टर नहीं बल्कि 2 कंडक्टर। तो उस केस में कुछ अगर हम आप देख सकते हैं कि जो सपोज कर अगर 2 कंडक्टर्स हैं तो इस तरह हमारे पास सस्पेंशन वाले होंगे, और यहाँ पे आपके पास 2 कंडक्टर्स इस तरह से जा रहे होंगे। इसी तरह दूसरे फेज के साथ भी सस्पेंशन वाले इंसुलेटर होंगे, और इस तरह करके 2 कंडक्टर्स जा रहे होंगे। सिमिलरली दूसरी साइड पे भी। तो इस केस में फिर हमारा जो फाइनल रिलेशन है वो वैसे ही निकलता है जैसे बाकी केसेस में निकलता है। लेकिन जो अब हमारा यहाँ GMD और GMR है उसको देख लेते हैं कि उनमें क्या चेंजेस आएंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो GMD क्या होगा। तो GMD हम पहले भी देख चुके हैं कि हमारे पास अगर 3 फेज सर्किट है तो फेज ए का B और C से जो डिस्टेंस बनता है, तो क्योंकि अब हम यहाँ पे ट्रांसपोज कर रहे हैं तो पहले हमने एक केस में देखा कि जब हम ट्रांसपोजिशन करते हैं तो बेसिकली हम हर फेज का जो एक दूसरे से डिस्टेंस बनता है वो रखते हैं और उसका √3 ले लेते हैं। लेकिन अब जो ये DAB खुद है ये बेसिकली क्योंकि अब हमारे पास जो A फेज है ये 2 कंडक्टर्स हैं, यानी A1 और A2 उसके अंदर शामिल है, तो इसका मतलब है A1 का B1 से डिस्टेंस, A1 का B2 से डिस्टेंस, A2 का B1 से डिस्टेंस, और A2 का B2 से डिस्टेंस। ये चारों डिस्टेंस जो होंगे ये हमारे पास DAB में आ जाएंगे। इसी तरह DBC और DAC कैलकुलेट होगा। एक्चुअल में यहाँ पे 6 टर्म्स होती हैं, तो 6 टर्म्स में से वो 3 टर्म्स यानी DAB और DBA एक ही जैसा होता है, और यहाँ पे बाहर हमारे पास 6 आ रहा होता है तो कैंसिल आउट होके 3 होता है। तो यहाँ पे क्योंकि अंदर 4 डिस्टेंस की टर्म्स आ रही है तो जो रूट हम ले रहे होंगे वो 4 होगा। इसी तरह जब हमने GMR की कैलकुलेशन करनी है तो उसमें हमने देखना है कि कंडक्टर्स का आपस में क्या डिस्टेंस बनता है, यानी A फेज के जो
दोनों कंडक्टर्स हैं, इनका आपस में डिस्टेंस का रिलेशन। तो अगर हमारे पास यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं बंडल्ड कंडक्टर्स हैं, यानी यहाँ भी दो कंडक्टर मौजूद हैं, यहाँ भी दो कंडक्टर मौजूद हैं, तो बंडल्ड कंडक्टर के लिए इससे कबल हम रिलेशन ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो हमारे पास सपोज करें कि जी डी एस ए, डी एस बी, डी एस सी तीनों का आ जाएगा और √3 लेंगे। और अगर हमारे पास सपोज करें कि जी बंडल कंडक्टर्स हैं, तो हम देख चुके हैं कि बंडल कंडक्टर का डी एस हमने कैसे निकालना है और उसको फिर हमने मल्टीप्लाई कर देना है ए फेज के दोनों कंडक्टर्स के दरमियान जितना भी डिस्टेंस है। तो अब हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जिसके अंदर हम देखेंगे कि ये डिफरेंट केसेस हम इनको अगर हमने सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे। सबसे जो पहली एग्जांपल हम देख रहे हैं, इस एग्जांपल से हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक सिंगल फेज लाइन दी हो तो उसमें और वो सिंगल फेज लाइन सॉलिड कंडक्टर से बनी हुई है, ना कि स्ट्रैंडेड कंडक्टर से या बंडल कंडक्टर से बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन है तो उसकी इंडक्टेंस कैसे निकालेंगे। सो इस न्यूमेरिकल के अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन 35 kilometer long consists of two solid round conductors, each having a diameter of 0.9 centimeter and the conductor spacing is 2.5 meter. So हमने at the end इंडक्टेंस निकालनी है पर कंडक्टर। सो हमारे पास जो स्टेटमेंट दी कुछ इस फॉर्म में दी है कि हमें कहा गया है कि हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं और दोनों कंडक्टर्स का जो आपस में फासला है फ्रॉम सेंटर टू सेंटर ये हमारे पास है 2.5 मीटर और दोनों कंडक्टर्स का जो रेडियस है डायामीटर है ये हमें दिया हुआ है 0.9 सेंटीमीटर। सो सबसे पहले हम इस डायामीटर को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। जो हमें डायामीटर दिया हुआ है 0.9 मीटर, इसको हम कन्वर्ट करते हैं रेडियस के अंदर। तो रेडियस के अंदर सिंपल हम डायामीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे। 0.45 सेंटीमीटर। और क्योंकि हमारे पास जो बाकी सारी टर्म्स है वो हमने एट द एंड मीटर में लेके या किलोमीटर में लेके आनी है, या जो हमारे पास ये जो डिस्टेंस दिए ये मीटर के किलोमीटर मीटर में है, तो हम इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 0.45 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अब बेस्ट वे ये है कि हम पहले वो रिलेशन डिफाइन कर लें जिसके ऊपर हमने इंडक्टेंस मालूम करनी है, जिसकी बेस पे, और उस रिलेशन को फिर सामने रखते हुए हम देखेंगे कि हमें उसमें मज़ीद क्या क्या चीज़ें एवेलुएट करनी है। तो जब हमारे पास एक सिंगल फेज सर्किट दिया होता है और जो कंडक्टर्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, तो पर कंडक्टर अगर हमें इंडक्टेंस निकालनी पड़ जाए, यानी एक कंडक्टर के लिए जो इंडक्टेंस होंगी, तो उसका फार्मूला हम देख चुके हैं 0.2 इंटू नेचुरल लॉग distance between the conductors over GMR of the conductor for which you have been evaluating inductance. So अब हम क्या करते हैं कि R डैश के लिए हमें पता है कि R डैश को निकालने के लिए हमें रेडियस की ज़रूरत होती है और उसको हमने e⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करना होगा। सो हमारे पास जो रेडियस है अभी हमने निकाला है वो हमारे पास बनता है 0.45 इंटू 10⁻⁻2 और e⁻⁻⁴ को आप इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 0.45 इंटू 10⁻⁻2 इंटू e⁻⁻⁴। सो हमारे पास जो R डैश का आंसर आ जाता है वो आता है 0.35 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। जबकि जो D है वो हमें ऑलरेडी गिवन है, वो हमारे पास है 2.5 मीटर। सो जब हम ये वैल्यूज़ इसके अंदर पुट कर लेते हैं तो हमारे पास जो एट द एंड आंसर आता है वो 1.314 मिली हेनरी पर किलोमीटर आएगा। अच्छा, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो आप यूनिट है वो आपने सही डिफ़ाइन करनी है, और एग्ज़ाम वगैरह में भी आपकी ये यूनिट बहुत मैटर करेगी। अगर आप यूनिट मिस करते हैं तो इसके मार्क्स डिडक्ट होंगे, क्योंकि आप जो रिलेशन यूज़ कर रहे हैं वो हम
0.2 वाला यूज़ करें, ना कि 2 × 10⁻⁷ जो हम डेरिवेशंस करते हैं उसमें जो एक्चुअल डेरिवेशन के अंदर सारे स्टेप्स में आ रहा है वो 2 × 10⁻⁷ कांस्टेंट आ रहा है। लेकिन आखिर में जब हम हेनरी को मिली हेनरी और मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो जो यहाँ पे कांस्टेंट है वो 2 × 10⁻⁷ की बजाय 0.2 आ जाता है। सो उसी चीज़ को देखते हुए अब जो हमारे पास यहाँ पे रिलेशन बन रहा है उसकी जो यूनिट आ रहा है वो आएगा मिली हेनरी पर किलोमीटर। सो अब हमने देख लिया कि अगर हमारे पास सिंगल फेज लाइन है और हमें सिंगल फेज लाइन और कंडक्टर सॉलिड है, ये भी ध्यान रखना आपने। स्टैंडर्ड कंडक्टर होंगे तो उस केस में यहाँ पे GMD में नहीं फ़र्क पड़ेगा बल्कि उसमें यहाँ पे फ़र्क पड़ जाएगा जो GMR है, क्योंकि आपको फिर हर कंडक्टर के लिए अलग से वो चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो अब हमने क्या किया कि हमने देख लिया कि अगर हमारे पास सिंगल फेज लाइन है और सॉलिड कंडक्टर है तो एक कंडक्टर की जो इंडक्टेंस है वो इस तरह आएगी। सो क्योंकि दोनों कंडक्टर सेम है तो इसका मतलब है दूसरे कंडक्टर की भी इंडक्टेंस इतनी आएगी। तो जो लूप इंडक्टेंस बनेगी, यानी एक सर्किट की लूप इंडक्टेंस से मुराद ये है कि अगर हमारे पास एक सोर्स है और यहाँ पे इस तरह लाइन जा रही है और यहाँ पे लोड लगा है तो लूप इंडक्टेंस से मुराद अगर हम इसकी इंडक्टेंस को इग्नोर कर दें और सपोज करें रेजिस्टिव लोड है तो हमारे पास जो इंडक्टेंस होगी वो सिर्फ किसकी, दोनों लाइंस की रह जाएगी। तो जो लूप इंडक्टेंस एट द एंड बनेगी वो दो इंडक्टेंसेस की एडिशन आ जाएगी। दूसरा एग्जांपल जो है ये हमारा एक और केस है जो हमने ऑलरेडी 5 केसेस डिस्कस किए, उन्हीं में से एक केस है। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि हमारे पास सिंगल फेज सर्किट ही है, यानी सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन ही है, लेकिन अब जो हमारे पास फेज और न्यूट्रल हैं उनमें एक कंडक्टर मौजूद नहीं है, लेकिन स्टिल अभी जो कंडक्टर्स हैं वो सॉलिड ही हैं। तो अब जो हमारे पास अगर हम इसको फेज कंडक्टर रिज्यूम करें और इसको न्यूट्रल का कंडक्टर रिज्यूम करें तो फेज में जो हमारे पास कंडक्टर्स हैं वो 3 हैं, 3 सब कंडक्टर्स हैं, और न्यूट्रल में हमारे पास 2 सब कंडक्टर्स हैं। और हर सब कंडक्टर का एक दूसरे से जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है। सॉरी, हर एक का नहीं है, यहाँ पे इसका और इसका 5 है, इसका और इसका 5 है, लेकिन इन दोनों का 10 बनता है, यानी आपका इसका लास्ट से यहाँ तक 10 मीटर बनता है। सो अब हमने क्या देखना है कि अब हमें सपोज करें कि कंडक्टर X और कंडक्टर Y की इंडक्टेंस निकालनी है। तो हम ये केस देख चुके हैं कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर के अंदर सब कंडक्टर्स मौजूद हो तो इंडक्टेंस निकालने का क्या तरीका है। तो उसके अंदर हमने देखा था कि हमारा जो इंडक्टेंस का फार्मूला था वो 0.2 नेचुरल लॉग। अब हम सपोज करें ये हमारा X कंडक्टर है, ये हमारा Y है, तो जो ऊपर GMD लिखते हैं हम यहाँ पे और यहाँ हमारे पास आता है GMR। अब हमने ये डिफाइन करना है कि हमारे GMD और GMR क्या है। तो GMD हमारे पास होता है एक, अगर हम X के लिए सपोज करें इंडक्टेंस निकाल रहे हैं तो X के जो सब कंडक्टर्स हैं उनका Y के सब कंडक्टर से जो डिस्टेंस है वो क्या बनता है। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लेबल कर लेता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए। सपोज करें ए है, ये B है, ये C है, और सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास है G और H। सो अब हमने जो यहाँ पे डिस्टेंस अंडर रूट के नीचे मल्टीप्लाई करना है D और A और G के दरमियान का फासला, A और H के दरमियान का फासला, ठीक है। सो इसी तरह B और G का फासला और B और H का फासला, और इसके बाद हम D और CG और DCH। तो यहाँ पे एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि हमारे पास अंदर तकरीबन 6 डिस्टेंस की टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो जो हमारा रूट बनता है वो आम तौर पे हम यहाँ पे होता है m×n, यानी दोनों के अंदर जितने नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं वो मल्टीप्लाई करें तो वो 6 बनता है। तो अगर आपको कहीं पे ये चीज़ कंफ्यूज कर रही हो तो आपने ये देख लेना कि जितनी आपकी यहाँ पे अंडर रूट के नीचे टर्म्स आ रही होंगी उतना ही यहाँ पे रूट आएगा। तो यहाँ पे अभी हमारे पास टोटल कितनी टर्म्स आ रही हैं, 6,
तो यहाँ पे m इंटू एन भी 6 बनता है, तो ये 6 रूट आप ले रहे होंगे। GMR की कैलकुलेशन के लिए अब हमें ये देखना है कि जिस कंडक्टर के लिए हम इंडक्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे इस केस में हम कंडक्टर X के लिए कैलकुलेट करें, तो उसके अंदर जो सब कंडक्टर्स हैं उनका आपस में जो डिस्टेंस के लिहाज से रिलेशन बनता है वो क्या है। और यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर आप कंडक्टर X के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको इन तीनों को इकट्ठा ज्यूम करना है, ना कि A को अलग, B को अलग और C को। यानी आप जो GMR का एट द एंड रिलेशन लिखेंगे उसमें A का B और C से जो फासला बनता है और A का अपना जो GMR है वो, B का अपना GMR और जो उसका A और C से फासला बनता है वो, और सेम इज द केस विद C। तो यानी A के लिए भी 3 टर्म्स होंगी, B के लिए भी 3 टर्म्स होंगी और C के लिए भी 3 टर्म्स होंगी। तो इसका मतलब ये होगा कि जो अंडर रूट के नीचे हमारे पास जो होंगी वो टोटल 9 टर्म्स आ रही होंगी। और जो हमें रूट लेना होता है, क्योंकि हम देख चुके हैं जो इसमें रिलेशन होता है GMR का, उसमें रूट होता है n स्केयर, यानी जितनी आपके पास टर्म्स हैं उनका स्केयर्स, तो वो भी 9 बनता है। और जैसे मैंने पहले बताया कि अगर हमें कहीं पे ये कन्फ्यूजन हो रही हो कि यहाँ पे रूट कितना है, तो आपने ये देखना है कि जितनी टर्म्स का आपने यहाँ पे डिस्टेंस की टर्म्स लिखी होंगी उतना ही यहाँ पे रूट आएगा। तो जो GMR हमारे पास आ रहा होगा वो हमारे पास अंडर रूट, सॉरी, DAA, DAB, DAC, ये A कंडक्टर के लिए हो गए। B कंडक्टर के लिए DBA, DBB और DBC। और इसी तरह जो C कंडक्टर है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, DCA, DCB और DCC। अब इसमें जो DAA और DBB और DCC है ये सेल्फ GMR को शो कर रहा है, यानी हर कंडक्टर का जो अपना GMR है, जो हमारे केस में R डैश जिसको हम कहते हैं। तो इन तीनों टर्म्स को हम R डैश से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास जो एट द एंड GMR बनेगा वो बनेगा अच्छा, यहाँ पे मैं रूट मैंने नहीं लिखा, तो यहाँ पे रूट हमारे पास क्या आना था 9, क्योंकि हमारे पास 9 टर्म्स आ रही हैं अंडर रूट में। सो अब हमारे पास जो GMR बनेगा by replacing DAA, DBB, DCC with R डैश, तो ये हमारे पास हो जाएगा R डैश क्यूब इंटू DAB, DAC, DBA, DBC, DCA, DCB। अब हमने GMD और GMR डिफाइन कर लिया है, और अब हमने सिर्फ ये देखना है कि हमारे पास इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी। तो सबसे पहले हम GMD के अंदर देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास टर्म्स लिखी हुई हैं इनकी वैल्यूज़ क्या आएंगी। तो हमारे पास जो DAG है वो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, DAG हमारे पास क्या आएगा, A और G का फासला, तो ये देख लें कि A और B का फासला है 5 मीटर, B और C का है 5 मीटर, तो टोटल यहाँ पे हो गया 10। और C और G का जो फासला है वो 10 मीटर है, तो A और G का जो टोटल फासला बनता है वो टोटल बनता है 20 मीटर। तो जो हमारे पास यहाँ पे DAG होगा ये हमारे पास कितना आएगा, 20 मीटर। सिमिलरली जो DAH है ये हमारे पास G से आगे 5 मीटर और है, तो इसका मतलब ये होगा ये हमारे पास आएगा 25 मीटर। DBG जो है हमारे पास है 5 और 10, 15 मीटर। DBH यानी ये 5 मीटर प्लस ये 10 मीटर प्लस 5, तो ये आएगा 20। DCG का 10 है और DCH यानी 10 प्लस 5, 15 ये आ जाएगा। जो हमारे पास GMR होगा वो हमारे पास क्या होगा, क्योंकि हम सिर्फ X कंडक्टर के लिए फ़िलहाल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारे पास जो DAA, DBB और DCC इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं। ये मैं यहाँ सॉरी इसको नीचे कर देता हूँ, इसकी जगह आप लिख सकते हो R इंटू e⁻⁻⁴ और 3 क्यूब। DAB हमारे पास होगा A और B का फासला जो कि है 5,
डी ए सी हमारे पास होगा 10, ए और सी का फासला। डी बी ए भी 5 है, डी बी सी भी 5 है, डी सी ए 10 है और डी ए भी 5, सॉरी डी सी बी 5 है। अब जब हम ये वैल्यूज़ इसके अंदर पुट कर लेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद हम जो मेन रिलेशनशिप है इसका इंडक्टर्स का, इसमें वापस वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो जो हमारे पास इंडक्टर्स इस केस में आती है एक्स कंडक्टर के लिए, वो आ रही है 0.688 मिली हेनरी पर किलोमीटर। सो अभी हमने ये चीज़ की है एक्स के लिए, और अगर हमें यही चीज़ अब करनी पड़ जाए वाई कंडक्टर के लिए या इस कंडक्टर के लिए, तो अब हमारे पास क्या चीज़ें चेंज होंगी। जीएमडी में चेंजेस नहीं आएंगी, बिकॉज जीएमडी में अगेन 6 टर्म्स ही आएंगी। लेकिन अब जो फासला है वो आपने इसके लिहाज से देखना है। तो हमारे पास जो है यहाँ पे पहली टर्म बनेगी जी और ए के लिहाज से, डी जी ए, डी जी बी, डी जी सी। सो बिकॉज डिस्टेंस जो है वो चाहे आप सबस्क्रिप्ट आपस में स्वैप भी कर दें, यानी अगर हमारे पास डी ए जी और डी जी ए दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे 3 आप टर्म्स लिख रहे हैं, जैसे जी, डी जी ए, डी जी बी, डी जी सी, वो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास डी ए जी, डी बी जी और डी सी जी की फॉर्म में मौजूद हैं। इसी तरह एच की भी जो टर्म्स यहाँ पे बनेंगी वो भी हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो इसका मतलब है अगर आप दूसरे कंडक्टर के लिए जीएमडी कैलकुलेट करोगे, दूसरे कंडक्टर्स की इंडक्टेंस निकालने के लिए, तो जीएमडी में ऐसा कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो जीएमआर होगा उसमें चेंजेस आ जाएंगी। जीएमआर में इसलिए चेंजेस आएंगी क्योंकि अब हमने यहाँ पे जो कंडक्टर्स हैं वो इन दो कंडक्टर्स का रिलेशन देखना है। तो अब जो हमारे पास जीएमआर फॉर वाई कंडक्टर आप लोगे उसमें अंडर रूट, अब हमारे पास क्योंकि 2 कंडक्टर्स हैं तो पहले जी के लिए हम पहले लिखेंगे डी जी जी, डी जी एच, और फिर हम एच के लिए लिखेंगे डी एच जी और डी एच एच। और क्योंकि हमारे पास 4 टर्म आ रही हैं तो यहाँ पे 4 आएगा, और उसको हम वैसे भी देख सकते हैं कि अगर हमारे पास 2 कंडक्टर हैं तो 2 का स्केयर हमारे पास यहाँ पे 4 ही आएगा। सो अब हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं इसमें डी जी जी और डी एच एच, इनको हमने आर डैश से रिप्लेस कर देना है, जिनको मज़ीद हम आर इंटू ई रेज़ टू माइनस 1/4 लिख सकते हैं। और ये 2 फासले हमारे पास दोनों 5 मीटर गिवन है। तो इन वैल्यूज़ को पुट करके और अगेन हम इसी फार्मूला को यूज़ करके जो वाई कंडक्टर की है इंडक्टेंस निकाल सकते हैं। तो इस एग्जांपल को करने के बाद हमें ये अंदाज़ा हो गया कि जब हमारे पास एक ही कंडक्टर के अंदर सब कंडक्टर्स मौजूद होते हैं तो जो इंडक्टेंस हम निकालेंगे वो पूरे कंडक्टर की निकलेगी। लेकिन जो हमारे पास GMR होगा वो हम उन जो सब कंडक्टर्स हैं उनके लिहाज से निकालेंगे। और GMD ऐसा चेंज नहीं हो रहा होगा, क्योंकि GMD आप एक कंडक्टर का दूसरे कंडक्टर के साथ या एक फेज का बाकी फेजेस के साथ देख रहे होंगे।